हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया लेक्चर नंबर 6। भाई मैं हूँ डीपी सर। आपके लिए लेक्चर नंबर 6 में आपके लिए क्या लेकर आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले हमने लास्ट में बात कर दी थी कि पराग नलिका का प्रवेश जो किसके अंदर हुआ था, बीजांड के अंदर, और इसके बाद परागकण आया था, पराग नलिका पर वर्तिकाग्र पर गिरा था। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद उसमें आगे वृद्धि हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। मैं आज आपके लिए एक बेनिफिट लेकर आ चुका हूँ जिससे आपको मैंने लिखा हुआ आराम से समझ में आ सके, मुझे कैमरा स्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? त्रिसंलयन। क्या? त्रिसंलयन व निषेचन। त्रिसंलयन व निषेचन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। त्रिसंलयन व निषेचन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं द्विनिषेचन। ठीक है दोस्तों, जैसे यह है त्रिसंलयन, यह है निषेचन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक क्लियर है? हाँ। अब हम चर्चा करते हैं कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। द्विनिषेचन की खोज की नवाज़ ने कब की? 1891 में। ठीक है दोस्तों, नवाज़ ने 1891 में खोज की। कौन से पादप पर की? फ्रिटिलोरिया और लीलियम। फ्रिटिलोरिया और लीलियम नामक दो पादपों पर इन्होंने खोज की। इन्होंने नवाज़ ने। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या होता है ये नवाज़ क्या किस प्रकार से द्विनिषेचन की खोज की। यह है अपनी प्रतिमुखी कोशिका। अगर मैंने आपको लास्ट में बीजांड का चित्र बताया था जिसमें सहायक कोशिका थी, दो केंद्रक थे, जो ध्रुवीय केंद्र कहा था, वो अंडाशय के अंदर थी, पराग नलिका ने प्रवेश किया था, और जो ये थी क्या कहते हैं फ्लिफॉर्म संपुट, इन्होंने बोरोन स्रावित किया था। ठीक है दोस्तों, ये अपनी प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, ये त्रिगुणित केंद्र कैसे हुआ? अब आपको ये डाउट होगा। यहाँ पर एक और केंद्र कोशिका थी, साई कोशिका, वो उसने अपने आप को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लेकर आ गए, और यहाँ पर कितने केंद्र हो गए? ये त्रिगुणित हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आगे और परिवर्तन हुआ और क्या हुआ। परिवर्तन होने के बाद जो प्रतिमुखी तीनों कोशिका थी उसका वो पोषण के रूप में यहाँ पर बन गई। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपके क्लियर है। और ये कैसे हो गई? द्विगुणित। ठीक है, द्विनिषेचन प्रक्रिया एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कि आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म क्या होता है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में सबसे पहले युग्मनज बनता है। आवर्त बीजी पादपों में सबसे पहले क्या बनेगा? युग्मनज। ठीक है दोस्तों, और अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या बनता है? भ्रूणपोष। ठीक है, और जो आवर्त बीज होते हैं वो बाद में क्या बनेगा? भ्रूणपोष। जो इसके अंदर आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म है उससे विपरीत इसमें एंजियोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म है। आवर्त बीज और जिम्नोस्पर्म को अंतर पता चल चुका है। ठीक है दोस्तों, और जो युग्मनज होता है ये कैसे बनता है? पहले बनता है। ठीक है, और जो पीईसी यानी पीईसी क्या था? प्राथमिक भ्रूण कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है? ये आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। किसका? भ्रूणपोष का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी क्लियर है? हाँ। पीईसी क्या होता है? ये एक भ्रूणपोष है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पीईसी एक भ्रूणपोष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार होता है मुक्त यंत्र के प्रकार, दूसरा प्रकार होता है कोशिकीय प्रकार, और तीसरा होता है माध्यमिक हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है दोस्तों, ये बात अभी क्लियर है? अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मुक्त भ्रूण कोशीय भ्रूणपोष। ये क्या होता है इसके बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्लियर। मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष। ठीक है, मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि मुक्त भ्रूणपोष से क्या होता है। ये पीईएन है। पीईएन क्या था? प्राथमिक भ्रूणपोष। सबसे पहले इसमें क्या होगा? एक छोटा सा विभाजन होगा जिसके अंदर क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष का निर्माण होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये त्रिगुणित लगातार विभाजन करता रहता है। कितनी बार विभाजन करता है? 3 बार। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। ये बात आपको याद रखने के लिए बहुत अनिवार्य है कि कौन से विभाजन करता है? त्रिगुणित, यानी कि 3n। ठीक है दोस्तों, अब यह लगातार विभाजित करता जाएगा जिससे केंद्र के भ्रूणपोष कहते हैं। अगर लगातार विभाजन करता जाएगा इससे किसका निर्माण हो जाएगा? केंद्र के भ्रूणपोष का।
ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार केंद्र की भ्रूणपोष क्या होता है। ये बात अपनी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। मुख्यतः इसके उदाहरण ये नारियल का पानी। क्या है? नारियल का पानी। अगर आपने नारियल का पानी पिया हो तो ये किसका उदाहरण है? मुक्त भ्रूणपोषी का। किसका? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण को पूछ लिया जाए तो कौन है? नारियल का पानी। यह सबसे मुख्य उदाहरण है किसका? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। अब उसके बाद जो सेकेंड भ्रूणपोष होता है उसे कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें किस प्रकार से विभाजन होता है, आइए उस बात की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष हो गया। अब अपनी बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष की। कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष जिसमें पहले ये त्रिगुणित कोशिका थी, और ये कौन सी कोशिका है? द्विगुणित। ठीक है, त्रिगुणित और द्विगुणित में क्या अंतर होता है? त्रिगुणित में 3 केंद्र होते हैं, द्विगुणित में 2 केंद्र होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये इसमें क्या हुआ। मैं आपको इसके ऊपर जूम करके अच्छी तरह से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अपना जूम हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ? एक विभाजन हुआ। जो त्रिगुणित है इसके अंदर विभाजन होता गया और इसमें बहुत सारी कोशिकाओं के केंद्र का निर्माण हो गया। इसमें 6 से ज़्यादा भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इसमें लगातार विभाजन होता जाएगा। इनमें त्रिगुणित केंद्रक विभाजन होता है। कौन सा? 3n। और इसका मुख्य उदाहरण क्या है? नारियल की गिरी। इसका उदाहरण क्या है? नारियल की गिरी। नारियल की गिरी को इसका मुख्य उदाहरण माना जाता है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं आखिरकार नारियल की गिरी होता क्या है। ये हो गई नारियल की गिरी। ये बात आप कॉपी नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि नारियल की गिरी किस प्रकार से होती है। ये हम नारियल की संरचना की बात करते हैं। ये नारियल की संरचना समझ लो इस प्रकार से। तो वो कलर में चेंज कर लेते हो, फॉन्ट कलर ग्रीन कर लेते हो, जिससे आपको नारियल के कलर आसानी से समझ में आए। ये मान लो अपना नारियल है। ठीक है, ये इसके अंदर का सफ़ेद भाग जिसके अंदर पानी होता है, ये हमारी ये जो ब्लू कलर का है, ये सॉरी दोस्तों, अच्छा कलर ले लेते हैं जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ये जो ब्लू कलर का है ये इसका मान लो अपन लिक्विड है, और ये सफ़ेद कलर का हमने माना है ये इसकी गिरी, नारियल की गिरी कही है, वो उसके हम नारियल की गिरी कहते हैं। ये कैसे? सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। एग्जाम में इसका सवाल भी पूछा जाता है कि नारियल की गिरी किसका उदाहरण है? तो कोशिकीय भ्रूणपोष का। यह कोशिकीय भ्रूणपोष किसका उदाहरण है? नारियल की गिरी का। कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण तो क्या है कहेंगे आप? नारियल की गिरी। नारियल की गिरी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी क्लियर है। अब हम माध्यमिक भ्रूणपोष, जो इसका अंतिम भ्रूणपोष है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि माध्यमिक भ्रूणपोष आखिरकार क्या होता है। तो माध्यमिक भ्रूणपोष की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है। जब त्रिगुणित केंद्रक था और द्विगुणित स्वायत्त कोशिका थी, ठीक है, इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। त्रिगुणित में विभाजन हुआ, द्विगुणित अलग हो गई, और त्रिगुणित जो थी ये किस प्रकार से हो गई? अब अपने विभाजन के बाद ये त्रिगुणित में लगे, द्विगुणित में लगे, त्रिगुणित में बहुत सारे विभाजन हो गए। त्रिगुणित में बहुत सारे विभाजन हो गए, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर संरचना दिख रही होंगी कि इसके अंदर कितने सारे विभाजन हुए। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी संरचना है जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कितने सारे विभाजन हुए। लगातार विभाजन होते गए, लेकिन द्विगुणित कोशिका जो थी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। द्विगुणित कोशिका में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके उदाहरण क्या है, इसका मुख्यतः उदाहरण क्या होता है। इसका मुख्य उदाहरण है एस्फोडेटिल्स पादप। को क्या उदाहरण है इसका? मुख्यतः एस्फोडेटिल्स पादप इसका एक मुख्य उदाहरण है। एस्फोडेटिल्स पादप इसका मुख्य उदाहरण है। और जिसको अगर नारियल के पानी की बात कर रहे हैं तो आपने नारियल का पानी, और इसका एक और उदाहरण है हरे नारियल का दूध या पानी, जो तरल भ्रूणपोष होता है। कैसा भ्रूणपोष है? तरल भ्रूणपोष। ठीक है, अब हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि आखिरकार नारियल के पानी में किस प्रकार के ये तरल भ्रूणपोष है। ठीक है, ये इसका तरल भ्रूणपोष है। ये भी किसका उदाहरण है? माध्यमिक हेलोबिल। माध्यमिक जो होता है इसका एक और नाम होता है, यह है माध्यमिक भ्रूणपोष। इसका एक नाम और है, क्या नाम है इसका? हेलोबियल। हेलोबियल।
यल, हेलो बी एल भ्रूण पोष। ठीक है दोस्तों, ये बात अभी क्लियर है। हमने अपना टॉपिक भी क्लियर कर लिया। अगला टॉपिक लेक्चर नंबर 6 आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 भी आपने नहीं देखे तो कम जल्दी से जल्दी देख ले। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। और अब हम अगला टॉपिक है जो भ्रूणोद्भव, हमारा अगला टॉपिक होगा भ्रूणोद्भव। हम आपको अगले टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। भ्रूणोद्भव क्या होता है? भ्रूणोद्भव भ्रूण का निर्माण युग्मनज से एक कोशिकीय थी। भ्रूण का निर्माण युग्मनज से होता है। भ्रूण का निर्माण किससे होता है? जाइगोट यानी कि युग्मनज। भ्रूण का निर्माण किससे होता है? जाइगोट यानी कि युग्मनज से। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण क्रिया के भ्रूणोद्भव कहते हैं। जो भ्रूण से थोड़ी बहुत बात हम यही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, भ्रूणोद्भव होता है ना, उससे भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? भ्रूणोद्भव उसे कहते हैं युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है आपके। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर करना कि इसका अगला लेक्चर भी आपके लिए मैं वापस लेकर आ जाऊँगा, जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। बाय दोस्तों।